तो दोस्तों, मैं श्यामल पांडे, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटी कोडो पे। जैसा कि पता है आपको, हम इस चैनल पे पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो है वीडियोज़, शॉर्ट्स और एमसीक्यू लेक्चर्स देखते हैं, क्योंकि ये चैनल केवल पॉलिटी को ध्यान में रख के ही बनाया गया है अभी। तो हम सारे जो पॉलिटी से रिलेटेड यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं, टॉपिक्स हैं, उसको हम देखते हैं। तो इसी कड़ी में ये जो अगला लेक्चर है, ये लेक्चर क्या मानते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स हैं, जो कि यूपीपीसीएस के 2022 में पूछे गए हैं क्वेश्चन्स हैं। और अगर आप कोई भी एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, चाहे वो पीसीएस है, आईएएस है या एनडीए, सीडीएस टाइप के एग्ज़ाम्स हैं, तो अगर आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं, तो उससे आपको काफ़ी जो है आइडिया मिलता है कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और कहीं न कहीं आपके प्रिपरेशन के लिए बैकबोन होते हैं। तो इसी कड़ी में मैंने सोचा कि आपको जो प्रीवियस ईयर 2022 में पॉलिटी और आईएएस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहे हैं यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में, जो कि 12 जून 2022 को एग्ज़ाम हुआ था, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं पॉलिटी और आईआर के, वो हम देखते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। तथा अगर किसी तरीके का आप फीडबैक देना चाहते हैं या फिर हमारे मोटिवेशन के लिए आप कमेंट करना चाहते हैं, तो कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जो भी हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, उनके जो लिंक्स हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वहाँ से आप जो है जाकर हमसे जुड़ सकते हैं। तो और हमने जो है अपने चैनल पे काफ़ी एमसीक्यू लेक्चर्स ले रखे हैं, इंग्लिश के काफ़ी कंप्लीट हो चुके हैं और हिंदी के जो एमसीक्यू लेक्चर हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के, वो इस टाइम पे हम एमसीक्यू लेक्चर देख रहे हैं। तो आप उन सारे लेक्चर्स को ज़रूर देखें। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, ये हमने जो 2022 का जो पीसीएस का प्री हुआ था, उसके सेट डी वाले पेपर से लिया हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग ही सारे जो क्वेश्चंस रहे हैं पॉलिटी और आईआर के, उसको मैंने एक जगह कंप्लीट किया है, इकट्ठा करा है, कंपाइल किया है। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन पहला पूछा गया था कि जो लिस्ट ए और लिस्ट 2 को जो है मिलाना था। इसमें कमिटीज़ दी गई हैं जो कि पंचायती राज से रिलेटेड हैं और उसको अपॉइंटमेंट ईयर उसका क्या था, उससे मैच कराना है। इस क्वेश्चन के लिए आपको बस इतनी बेसिक जानकारी होनी चाहिए थी कि जो सबसे पहली कमेटी आई थी, उसका फॉर्मेशन जो है 1957 में हुआ था और वो बलवंत राय मेहता कमेटी थी। अगर आपको इतना आइडिया होता कि जो सबसे पहली कमेटी थी 1957 में आई थी और वो बलवंत राय मेहता कमेटी थी, तो आप इसका आसानी से आंसर लगा लेते, क्योंकि अगर आपको पता था कि ए का 1 ही होगा, तो ऐसा केवल जो ऑप्शन है बी है उसी में है। तो इस हिसाब से आप आंसर पे पहुँच जाते। इसे एलिमिनेशन टेक्निक भी कहते हैं। और बेस्ट होता कि अगर आपको और सारी चीज़ें याद हैं तो कोई बात ही नहीं है, तो वो तो आपके लिए बेनिफिट ही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, चूँकि बलवंत राय मेहता जो कमेटी है वो 1957 में आई थी। जो कि 3 टियर सिस्टम की बात करती है, 3 लेवल की बात करती है जो है पंचायती राज के, कि एक जिले स्तर पे होगा, फिर ब्लॉक स्तर पे और फिर ग्राम स्तर पे होगा। लेकिन उसके बाद में अशोक मेहता कमेटी आई 1970 में, तो उन्होंने जो है 2 टियर की बात करी कि 2 लेवल पे ही जो है पंचायती राज होगा। एक तो जिले लेवल पे बात करी और दूसरा ब्लॉक लेवल पे। उन्होंने ग्राम लेवल पे जो है पंचायती राज की बात नहीं की है। बाद में एल.एम. सिंघवी कमेटी 1986 में आया और पी.के. थंगन कमेटी 1988 में आया और उसी के इन्हीं सारी कमेटियों के फलस्वरूप जो है बाद में 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में आया और 1993 में फिर लागू हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये जो इसका आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में आई, अशोक मेहता कमेटी 1970 में आई, एल.एम. सिंघवी कमेटी 1986 में आई और पी.के. थंगन कमेटी जो है 1988 में आई। तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी मीडियम के जो भी स्टूडेंट हैं, आप साइड में हिंदी का भी क्वेश्चन सेम रिपीट किया गया है, बगल में ही दिया हुआ है, तो आप देख लें। बाकी आंसर्स जो मैं बता रहा हूँ, आंसर सारे हिंदी के लिए भी सेम होंगे और इंग्लिश का भी सेम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था सेट डी का, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा था द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज एग्जामिन्ड बाय। तो पूछ रहा है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो ऑडिट रिपोर्ट होता है, वो उसका परीक्षण कौन करता है? तो उसका जो परीक्षण होता है वो पब्लिक अकाउंट कमिटी, यानी कि जिसको हम लोक लेखा समिति कहते हैं, वो करती है। तो पब्लिक अकाउंट कमिटी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑडिट रिपोर्ट जो होता है सीएजी का, उसको एग्जामिन करता है पीएससी, यानी कि पब्लिक अकाउंट कमिटी। जब हम आपको पार्लियामेंट्री प्रोसीजर पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल में बताएंगे कि जो पब्लिक अकाउंट कमिटी होती है, एस्टीमेट कमेटी होती है या पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी होती है, इनका रोल्स क्या होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं लेक्चर में हम डिटेल में देखेंगे, आने वाले जो है लेक्चर्स होंगे। अभी हम एमसीक्यूज देख रहे हैं, तो अभी हम एमसीक्यू कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि एमसीक्यू पहले मैं इसलिए करा रहा हूँ जिससे कि बाद में जब मैं लेक्चर लूँ तो आपको जो है क्वेश्चंस आपके पास हों और आप रिवीजन कर पाएँ। और अगर आपका कोई एग्जाम आ रहा है तो आप उन एमसीक्यूज को देख के थोड़ा तेज़ी से रिवीजन कर सकते हैं, अगर आपने बेसिक थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, शेड्यूल्स के बारे में दिया हुआ है, उसको मैच कराना है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप भारतीय राज्य व्यवस्था आपने पढ़ी है कभी, इंडियन पॉलिटी पढ़ा है लक्ष्मीकांत से या कहीं से भी, तो आप शेड्यूल्स के बारे में ज़रूर पढ़े होंगे कि कौन सा शेड्यूल में किस चीज़ की बात होती है। इसको याद करने के लिए टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम करके एक ट्रिक भी आती है, जिससे आप 12 जो अनुसूचियाँ हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, उसको याद कर सकते हैं। फिलहाल ये भी क्वेश्चन आसान मान सकते हैं, क्योंकि अगर आपको नॉर्मली पता है कि 7th शेड्यूल जो है लिस्ट सिस्टम से बात करता है और 8वां शेड्यूल, 8th शेड्यूल जो है वो लैंग्वेजेस से बात करता है, तो भी आप आराम से कर सकते हैं कि अगर आपको पता है कि सी का जो है 4 होगा, तो आराम से आंसर आप पा जाएँगे। और अगर आपको ये पता है कि जो डी है, एर्थ शेड्यूल है, उसका जो रिलेशन है वो लैंग्वेज से, यानी कि डी का 3 हो जाएगा और सी का 4 हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है इसका आंसर पा जाएँगे। तो अगर आपको इतना बेसिक आइडिया होता तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लेते और ये क्वेश्चन आप आंसर लगा लेते। तो इसका सी जो है आंसर हो जाएगा कि जो तृतीय अनुसूची है वो 3rd शेड्यूल जो है वो रिलेटेड है
शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से। और जो चतुर्थ अनुसूचित है वो है राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन जो है उसके बारे में। सातवीं अनुसूची जो है संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची से है। और आठवीं अनुसूची भाषाओं से रिलेटेड है, जिसमें 22 जो है ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है। और ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड जो अमेंडमेंट्स हैं उसके बारे में भी बता दूं आपको कि 21वां अमेंडमेंट और 71वां अमेंडमेंट, फिर बाद में जो है 92वां अमेंडमेंट, ये सारे जो अमेंडमेंट्स हैं वो जो है लैंग्वेजेस से रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आप, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं है, आसान क्वेश्चन पूछता है पीसीएस के लेवल पे, बस कुछ एक आध क्वेश्चन होते हैं जो ज़्यादा आपको नॉलेज का रिक्वायरमेंट मांगते हैं। इसीलिए मैं जरूर हमेशा बोलता हूँ कि आप अगर आपने बेसिक बेसिक पढ़ रखा है तो आप जो एमसीक्यूज मैंने लेक्चर ले रखे हैं अभी इंग्लिश में और हिंदी में जो ले रहा हूँ, आप उन सारे एमसीक्यूज को जरूर देखें। इंग्लिश वाले हिंदी वाले भी लेक्चर्स को देखें और हिंदी वाले इंग्लिश वाले लेक्चर को भी देखें, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन किसी ना किसी अच्छे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट करते हैं। अगर आपने जरा सा भी पढ़ रखा है, बेसिक बेसिक भी नॉलेज है, वो क्वेश्चन आपको काफ़ी जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। अगर आप उसको रिटेन करें, आप उसको इंटरनलाइज करेंगे, तो आपको काफ़ी फायदा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 हिड्डी का एसर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। एसर्शन बोल रहा है कि द 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसीडर्ड टू बी अ वाटरशेड इन द हिस्ट्री ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो बात सही है कि जो 73वां अमेंडमेंट था जो कि 1992 में आया, बाद में 1993 में जो है वो फोर्स में आया, वो काफ़ी जो है हिस्टोरिक मूवमेंट था और वाटरशेड मूवमेंट था हिस्ट्री ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में। तो ये एकदम करेक्ट बात है। रीजन कह रहा है कि द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कन्फर्ड द मच कोवेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑन पंचायत। तो बोला कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया पंचायत को, तो ये भी बात सही है। और जो ये रीज़न है वो असर्शन को जो है सपोर्ट भी करता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा कि, सॉरी, इसका आंसर ए हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी मीडियम वाले साथ में हिंदी में आप चीज़ों को पढ़ लेंगे तो आपको बातें आराम से समझ में आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17वां है। तो ये मैच कराना है। ये क्वेश्चन ऐसे इकोनॉमी में भी रखा जा सकता है या फिर जनरल पार्लेंस का क्वेश्चन है, एक तरीके से जनरल नॉलेज टाइप का। क्योंकि आपको पता होगा कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उससे रिलेटेड जो उनके पितामह जो कहे जाते हैं वो एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। और जो मिल्क प्रोडक्शन की बात थी या वाइट रेवोल्यूशन की, तो वो वर्गीस कुरियन इसके लिए काफ़ी फेमस है। ये दो नाम तो काफ़ी फेमस है। बाकी मोरारजी देसाई जी जो थे वो भी जो है सोशल कंट्रोल ऑन बैंक्स की बात करते थे, तो ये भी काफ़ी रिनाउंड फिगर है। लेकिन अगर आपको इतना नॉलेज नहीं भी है तो कम से कम इतना तो होता है कि जो हरित क्रांति थी, तो उसके जो उससे जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे वो एम एस स्वामीनाथन जी। अगर आपको इतना पता होता तो आप ए का 3 मिलाते और आप जो है आंसर पे पहुंच जाते। तो इस हिसाब से इसका सी आंसर हो जाएगा कि ए का जो है 3 सही है। तो इस हिसाब अगर आप पूरा इस तरीके से मिलाना चाहें तो ए का 3 हो जाएगा, बी का जो है 4 हो जाएगा, यानी कि एल के झा जो थे इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन जो रिफॉर्म्स थे उससे रिलेटेड है। बाकी फिर सी का 2 हो जाएगा, वर्गीस कुरियन जो है मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और डी का 1 हो जाएगा, यानी कि मोरारजी देसाई जो है वो सोशल कंट्रोल ऑन बैंक से रिलेटेड है। इस हिसाब से इसका जो है सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मेडिकल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया वर ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम यूक्रेन बाय इंडियन गवर्नमेंट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन। तो पूछा जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे जो कि यूक्रेन से इंडिया लाए गए थे, कौन से ऑपरेशन के दौरान। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और एक आईआर का भी क्वेश्चन है। तो वो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये काफ़ी न्यूज़ में उस टाइम पे था। तो ऑपरेशन गंगा नाम था। तो ऑपरेशन जो गंगा है उसके द्वारा जो है यूक्रेन से जो है मेडिकल जो छात्र थे इंडिया के उनको लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ ये मैच का कराने का क्वेश्चन है। और ये चूंकि उस टाइम पे विधानसभा में इलेक्शंस थे तो इस वजह से पूछा गया है। और जो टी सत्यव्रत जी थी और रितु खंडारी जी थे, काफ़ी न्यूज़ में थी, इसकी वजह से ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो अ, रितु खंडारी जी जो हैं उस टाइम पे जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर थी उत्तराखंड से। तो अगर आपको ये पता होता कि डी का जो है वो 4 होगा, तो डी का 4 अगर होगा आपको ये पता होता। और जो टी सत्यव्रत जी हैं वो मणिपुर से रिलेटेड हैं। तो अगर ये आपको पता होता तो आप जो है कम सी का 3 और डी का 4, तो सी का 3 और डी का 4 अगर इतना आपको पता होता तो आप ये चीज़ें आराम से कर लेते और आप आंसर पे पहुँच जाते कि इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा कि जो रमेश तावड़कर जी थे वो गोवा से रिलेटेड हैं, वहाँ के निर्वाचित अध्यक्ष थे उस टाइम पे। कुलतार सांगवान जी जो वो पंजाब से हैं। और टी सत्यव्रत जो हैं वो मणिपुर के निर्वाचित जो है विधानसभा से नवनिर्वाचित अध्यक्ष रहे हैं। और रितु खंडारी जो हैं उत्तराखंड से रही हैं। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था क्योंकि उस टाइम पे इलेक्शन चल रहे थे इन स्टेट्स में, तो ये जानना जरूरी है। तो आप इस तरीके की चीज़ों को जो है करंट अफेयर्स के ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, विच वन ऑफ द फेमस बिल्डिंग ऑफ न्यू दिल्ली हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम। तो पूछ रहा है कि कौन सा जो है फेमस बिल्डिंग है जो कि न्यू दिल्ली का है उसको कन्वर्ट किया गया है प्राइम मिनिस्टर के म्यूजियम में। तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है और ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है। तो इसका जो सिंपल सा आंसर है वो तीन मूर्ति भवन है। तो तीन मूर्ति भवन जो है वो नई दिल्ली का प्रसिद्ध स्मारक है जो कि प्रधानमंत्री को संग्रहालय जो थी प्रधानमंत्री संग्रहालय उसके में परिवर्तित किया गया। ये भी करंट अफेयर का जो है क्वेश्चन है, ये काफ़ी जो है न्यूज़ में भी रहा है, इसकी वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर अगला है 44वां क्वेश्चन था सिड्डी का।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है पार्ट 4A के संविधान के हमारे में दिया हुआ है, जो कि आर्टिकल 51 से संबंधित है, जिसमें 11 तरीके की जो है ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। तो उसमें से पूछ रहा है कि कौन सा कर्तव्य जो है नहीं है। ये आपको कंफ्यूज कर सकता है क्वेश्चन, जैसे कि जिस बच्चे का ये पेपर होगा उस वो भी काफ़ी इस क्वेश्चन में कंफ्यूज रहा है और आखिर में वो जो है क्वेश्चन जो आंसर सही लगा नहीं पाया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। जो डी है वो एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, क्योंकि जो टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है वो डीपीएसपी है, जो कि अनुच्छेद जो है 49 में यानी कि आर्टिकल 49 में दिया गया है, ना कि फंडामेंटल ड्यूटी में। बाकी राष्ट्रगान का सम्मान करना, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना यानी कि टू रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट और टू सेफ गॉड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये जो है फंडामेंटल ड्यूटी है। लेकिन टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस ये जो है डीपीएसपी है, ना कि फंडामेंटल ड्यूटी। तो इस हिसाब से इसका जो है डी नहीं होगा। तो डी इसका जो है आंसर हो जाएगा कि डी जो है कर्तव्य नहीं है। आप ये छोटे-छोटे क्वेश्चंस को बहुत बारीकी से देखेंगे, क्योंकि ये देखने में भले छोटे लगते हैं बट कंफ्यूज बहुत करते हैं। तो इसके लिए आप जो है जितनी हमारे एमसीक्यू लेक्चर हैं वो उसको ज़रूर देखें, क्योंकि इस तरीके के वहाँ क्वेश्चंस काफ़ी ऐड किए गए हैं, जिससे आपको जो है क्लैरिटी मिलेगी। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, डीपीएसपी को और फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस को बहुत अच्छे से पढ़ें। जब हम लेक्चर लेंगे आपको इन छोटे-छोटे बारीकियों को काफ़ी डिटेल में बताएँगे। तो आप हमेशा चैनल से जुड़े रहें, जिससे कि न्यू इन्फॉर्मेशन आप पाते रहें। अगला क्वेश्चन है 54। यहाँ पूछ रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एंड अरेंज देम इनटू सीक्वेंशियल ऑर्डर एज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरीके से अरेंज है उसी अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है, कि कौन पहले है कौन बाद में। तो आपको पता होगा कि जो यूनियन एंड टेरिटरी है वो पार्ट 1 में है, यानी कि सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद बात आती है सिटीजनशिप्स की, जो पार्ट 2 में है, जो कि पहले जो है 1 से जो 4 आर्टिकल हैं वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से आ जाते हैं। फिर सिटीजनशिप आता है, जो कि आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक आ जाता है। फिर बात आती है फंडामेंटल राइट्स की, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो फंडा उसके बाद आ जाता है डीपीएसपी, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है। फिर आता है फंडामेंटल ड्यूटी, जो कि आर्टिकल 51A में दिया हुआ है। तो इस हिसाब से जो आंसर हो जाएगा हमारा वो आंसर बी इसके इस हिसाब से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर बी, कि जो सबसे पहले यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यानी कि संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र आएगा। उसके बाद बात आएगी जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। उस उसके बाद बात आ जाएगी सिटीजनशिप की यानी कि नागरिकता की। फिर बात आएगी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको डीपीएसपी कहते हैं। और सबसे लास्ट में मौलिक कर्तव्य। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे होंगे ये बहुत आसान क्वेश्चन हैं। ऐसे कई क्वेश्चन मैंने अपने एमसीक्यू लेक्चर्स में कराए हैं, तो आप जो एमसीक्यूज को जो है जरूर देखें, चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के। आप जो है एमसीक्यू लेक्चर दोनों जो है लैंग्वेजेस में जरूर देखें, चाहे वो इंग्लिश के एमसीक्यूज रहे हो चाहे हिंदी में जो है पॉलिटी के एमसीक्यूज रहे हो, दोनों को देखें, आपको काफ़ी जो है नॉलेज का एनहेंसमेंट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। हु अमंग द फॉलोइंग हैव साइंड द एग्रीमेंट टू रिजॉल्व असम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट इन मार्च 2022। तो ये पूछ रहा है कि मार्च 2022 में जो असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए थे। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो ये आराम से किया जा सकता है। अगर आप उस टाइम पे काफ़ी इन चीज़ों से रिलेटेड न्यूज़ देख रहे होंगे तो आप आराम से इसको कर लेंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, कि चीफ मिनिस्टर ऑफ असम एंड मेघालय। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो चीफ मिनिस्टर ऑफ असम एंड मेघालय हो जाएगा, असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। ये आईआर का क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट पार्ट ऑफ द सुन्नी ट्रायंगल इन इराक। तो इराक में एक सुन्नी ट्रायंगल होता है, तो उसमें पूछ रहा है इसमें से कौन सा जो है सुन्नी ट्रायंगल का पार्ट जो है नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बसरा हो जाएगा। ये भी करंट का ही क्वेश्चन था, उस टाइम पे जो सुन्नी ट्रायंगल था इराक का काफ़ी न्यूज़ में था। तो बगदाद, रमादी और तिकरित ये तीनों तो सुन्नी ट्रायंगल का पार्ट आते हैं, लेकिन बसरा जो है वो सुन्नी ट्रायंगल का जो है पार्ट नहीं है। ये इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। ये भी करंट अफेयर की वजह से ही क्वेश्चन आया है, क्योंकि इन सारी जगहों पे इलेक्शंस थे, तो इस वजह से ये पूछा है फैक्चुअल क्वेश्चन। पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। पूछ रहा है कौन सा जो है इनमें से करेक्टली मैच नहीं है। तो ये एक तरफ स्टेट्स दिया हुआ है, दूसरी तरफ जो है मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली दिया हुआ है। तो उत्तराखंड में 70 तो सही है, गोवा में 40 ये भी सही है, उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, ये भी सही है, मेंबर्स हैं। और मणिपुर की बात करी जाए तो मणिपुर में इलेक्शन था, इसकी वजह से ये यहाँ पे जो है ऑप्शन में आया हुआ है। और मणिपुर में 60 जो है मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, ना कि 62। तो जो पूछ रहा है कि नॉट करेक्टली मैच यानी कि गलत कौन सा है, तो मणिपुर ही गलत हो जाएगा, क्योंकि मणिपुर में 60 है ना कि 62। तो इसका डी जो है आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछ रहा है कि द कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रोपाउंडेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ। पूछ रहा है कि जो संविधान की मूल संरचना की अवधारणा है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने अपने एमसीक्यू सीरीज में कई बार इसको कराया है। तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का जो केस है उसमें जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात जो है हुई है, वहीं से ये प्रोपाउंड किया है सुप्रीम कोर्ट ने।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट रहा है, चूँकि केशवानंद भारती जी का निधन हुआ था, इसी वजह से ये क्वेश्चन कहीं न कहीं लाइमलाइट में रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 है, द फर्स्ट इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट वाज़ अनाउंस्ड ऑन। तो बोल रहा है कि जो पहला जो है अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी, वो कब की गई थी? तो जो पहले अंतरिम सरकार की जो घोषणा की गई थी, वो 24 अगस्त 1946 को की गई थी, 24 अगस्त 1946। तो 20 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन को आप ज़रूर याद रखें। क्योंकि नॉर्मली हम ऐसे याद नहीं कर सकते, तो ये फैक्ट टाइप की चीज़ें लास्ट में एग्जाम के टाइम पे हमको याद कर लेनी चाहिए। उसको 2-3 पेजेस के हमको नोट्स बनाने चाहिए फैक्ट्स के, जो इस तरीके के फैक्ट्स हैं, और उसको लास्ट में एग्जाम के दिन जो है, एग्जाम के एक दिन पहले या एग्जाम के दिन सुबह में याद करके जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। तो इसमें पूछ रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट। बोल रहा है कि जो निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार करना है और उन्हें उनकी स्थापना के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है कि कौन सी पार्टी पहले आई, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, इस तरीके से इसको अरेंज करना है। तो ऑप्शन वाइज अगर देखेंगे, तो अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया है कि चूंकि यूपी का एग्जाम है, इस वजह से इन्होंने बीएसपी और एसपी दो दो नाम दिए हैं। अगर आपको आप यूपी के हैं तो पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन कब हुआ, जो भी यूपी की रीजनल पार्टी है, आपको जरूर पता होना चाहिए। तो बीएसपी जो है, बहुजन समाज पार्टी जो है, उसका जो फॉर्मेशन है वो 1984 में हुआ था, 1984 में। बाद में समाजवादी पार्टी जो है 1992 में आई थी, 1992 में समाजवादी पार्टी आई थी। लेकिन टीडीपी और एआईटीएम जो टीसी है, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। अगर इस तरह के क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा सा मतलब बेसिक बेसिक पता होना, जैसे कि हमको पता है कि बीएसपी जो है पहले आई है, समाजवादी पार्टी जो है बाद में आई, यानी कि वन पहले होना चाहिए, टू बाद में होना चाहिए। तो वन पहले हो और टू बाद में हो, तो इस तरीके का जो ऑप्शन है वो या तो ए हो सकता है या तो डी हो सकता है। तो आप जो है, और बी भी हो सकता है क्योंकि बीच में आ रहा है, तो सी नहीं हो सकता, इससे एक तो एलिमिनेट हो जा रहा है। बाकी ए, बी और डी में आप जो है देख सकते हैं। और आपको अगर इतना पता है कि जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है वो काफ़ी लेट में आई है, जो कि 1998 में बनी है। तो इस हिसाब से आप क्वेश्चन इसको कर सकते थे, लेकिन आपको इसके लिए काफ़ी फैक्चुअल जानकारी होनी चाहिए अच्छी। फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा कि टीडीपी जो है वो 1982 में, यानी कि सबसे पहले जो है टीडीपी ही आई थी। तो टीडीपी पहले आई, उसके बाद बीएसपी आई 1984 में, फिर समाजवादी पार्टी आई 1992 में, फिर ऑल इंडिया जो है तृणमूल कांग्रेस आई, जो कि 1998 में आई। तो इस हिसाब से जो आंसर हो जाएगा इसका, वो आंसर डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिलहाल आपको और सारी जानकारियाँ बता दें कि जो टीडीपी आई वो 1982 में, फिर बाद में बहुजन समाज पार्टी 1984 में आई, समाजवादी पार्टी 1992 में आई, ऑल इंडिया तृणमूल जो कांग्रेस है वो 1998 में आई, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 1885 में बना। आप हिस्ट्री में इसका फॉर्मेशन काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं। फिर बीजेपी जो है 1980 में आई। उसके बाद सीपीआई की बात करी जाए तो सीपीआई जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो 1925 में आई। और सीपीआई मार्क्सिस्ट जो है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, वो 1959 के टाइम पे आई। और बाद में बीजेडी की बात करी जाए तो बीजू जनता दल, जो कि नवीन पटनायक जी की पार्टी है, और वो 1997 में आई। अमीम, जो कि असदुद्दीन ओवैसी जिसके चेयरमैन हैं, वो 1958 में आई। और डीएमके द्रविड़ जो मुनेत्र खड़गम है, वो 1949 में आई। और एआईडीएमके 1972 में आई। तो इस तरीके के कुछ जो है इंपॉर्टेंट पार्टीज और उनके जो है फॉर्मेशन का टाइम रहा है। तो इस तरीके की चीज़ों को आप जरूर याद रखें, क्योंकि ये आपको जो है काफ़ी बेनिफिट करेंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 है, ये आईआर का क्वेश्चन है, इंटरनेशनल रिलेशन का, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का, और ये करंट अफेयर में काफी न्यूज में रहा है, इसकी वजह से ये क्वेश्चन उस टाइम पे पूछा गया है। विद रेफरेंस टू द बिम्स्टेक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। पूछ रहा है कि बिम्स्टेक के संदर्भ में कौन सा जो है कथन सही है। तो पहला जो कथन है वो कि पीएम नरेंद्र मोदी एड्रेसेस द फिफ्थ बिम्स्टेक समिट ऑन 30 मार्च 2022। तो ये बात सही है कि जो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जो है पांचवा जो बिम्स्टेक समिट था 30 मार्च 2022 को, उसको संबोधित किया था। तो पहला तो करेक्ट है, तो वन तो करेक्ट है। और बोल रहा है कि जो फिफ्थ समिट ऑफ बिम्स्टेक है हैड बीन चेयर्ड बाय इंडिया। तो ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसको चेयर इंडिया ने नहीं किया था, इसको चेयर किया था श्रीलंका ने। तो इस हिसाब से जो इसका आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, कि ओनली वन जो है, केवल एक जो है करेक्ट है। और जो इसका दूसरा जो है गलत हो जाएगा, दूसरा जो है सही नहीं है, क्योंकि जो है अध्यक्षता जो है वो श्रीलंका ने की थी, भारत ने नहीं की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 है, पूछ रहा है विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिल्ली हैज़ बीन मेड नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर बनाया गया दिल्ली को। तो जो ये दिल्ली से रिलेटेड जो अमेंडमेंट है जिसमें एनसीआर बनाया गया, वो सिंपल सा ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो 69th अमेंडमेंट जो था, 69वां अमेंडमेंट, उसके तहत ये काम किया गया था। तो 69th जो अमेंडमेंट है वो 1991 में आया, और दिल्ली को जो है एनसीआर बनाया गया। एनसीआर के मतलब अंदर जो है दिल्ली को लाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
अगला है 107वां, ये भी जो है अमेंडमेंट से रिलेटेड है। राइट टू एजुकेशन हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट्स बाय, तो बोल रहा है कि राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट के अंदर जो है समाहित किया गया कब? तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका आंसर सी हो जाएगा कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, 86वें अमेंडमेंट से जो है शिक्षा का अधिकार है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत उसको शामिल किया गया, बाद में आर्टिकल 21 ए जिसमें जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, या फिर आप थोड़ा लॉजिक लगा के इसको कर सकते हैं। तो इसमें लोकसभा और इलेक्शन ईयर पूछ रहा है कि उस टाइम पे इलेक्शन ईयर क्या था? तो नॉट करेक्टली मैच पूछा है, तो फिलहाल मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर बता देता हूँ कि इसका जो 7th जो लोकसभा है वो 1982 में उसका इलेक्शन ईयर नहीं था। 7th लोकसभा का जो इलेक्शन ईयर था 1980 था, 1980 था, ना कि सॉरी 1980 था, ना कि 1982। तो इसका जो है नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो इसका पहला ही जो है 7th जो है लोकसभा 1982 दिया, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी 11th लोकसभा का इलेक्शन ईयर 1996 था, 9th का 1989 ही था, और 13वें जो लोकसभा था उसका 1999 ही था। 7वें का गलत दिया हुआ है, 7वें का 1980 था इलेक्शन ईयर, ना कि 1982। इस हिसाब से जो है पहला सुमेलित नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 133 है, ए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर स्टेट्स कैन बी एस्टैब्लिश्ड बाय, कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। तो किसके द्वारा बनाया जा सकता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कि जो पार्लियामेंट है इफ रिक्वेस्टेड बाय कंसर्न स्टेट, अगर जो कंसर्न स्टेट है जैसे कि 2 स्टेट्स हैं, वो चाह रहे हैं कि दोनों के लिए एक कॉमन जो है संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जाए, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए, तो वो दोनों स्टेट जो है पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि जो है वहाँ पे ऐसा किया जाए। तो पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट को ये पावर होता है कि वो संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद जो है वहाँ पे 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग बना सकता है, जिसको जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन कहेंगे, जेपीएससी। तो जब हम लेक्चर देखेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड, तो इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे कि यूपीएससी क्या होता है, एसपीएससी क्या होते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, बाकी जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन क्या होता है। तो इस तरीके की चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 135 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट सर्व एज वाइस प्रेसिडेंट बिफोर अज्यूमिंग द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको ज़्यादा दिलचस्पी रहती है पॉलिटिक्स में तो हो सकता है आप ये आराम से कर पाएँ। अदरवाइज ये थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद जो है ग्रहण करने के पूर्व जो है उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया है। बाकी और सारे जो हैं उपराष्ट्रपति रहे हैं, बाद में राष्ट्रपति बने हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो नीलम संजीवा रेड्डी हो जाएगा, बी। तो नीलम संजीवा रेड्डी जी जो रहे हैं वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे, उन्होंने वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट ही बने हैं। बाकी आर वेंकटरमन जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी जो हैं, ये पहले वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति रहे, बाद में राष्ट्रपति बने हैं। लेकिन जो मिस्टर नीलम संजीवा रेड्डी जी रहे हैं, वो पहले उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं, उन्होंने डायरेक्टली जो है राष्ट्रपति का जो है पद ग्रहण किया है। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलम संजीवा रेड्डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 141 है, व्हेन वाज द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट, यानी कि इसको पेसा भी कहते हैं शॉर्ट में, पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट। तो पूछ रहा है कि जो पेसा एक्ट था वो कब पास किया गया था? भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया जो है कानून कब पारित किया गया? तो इसका जो आंसर है वो 1996 है। जब हम फिफ्थ शेड्यूल पढ़ते हैं तो उसी से रिलेटेड हम पेसा एक्ट भी पढ़ते हैं, क्योंकि फिफ्थ शेड्यूल हर जगह पे लागू नहीं होता है। फिफ्थ शेड्यूल को लागू करने के लिए जो है हम जो है उसी को लागू करने के लिए कुछ एरियाज में जो है हम जो है पेसा एक्ट लेके आए थे, पंचायती राज जो है एक्सटेंशन एक्ट है, उसके तहत जो है पंचायती राज एक्ट को जो है फिफ्थ शेड्यूल एरियाज पे लागू करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1996 हो जाएगा, 1996 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 149वां है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो ये रिलेटेड है कि कौन सी पार्टी है, ट्रेड यूनियन कौन सा है और पार्टी अफिलिएशन किससे है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको कम से कम बेसिक इन्फॉर्मेशन इतनी होनी चाहिए थी कि जो बीजेपी है वो उसका जो ट्रेड यूनियन था वो भारतीय मजदूर संघ था। अगर आपको ये पता होता तो आप आराम से इसको कर लेते कि जो ए का है वो 4 हो जाएगा। तो ए का 4 एक ही जगह पे दिया हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को एकदम आसानी से इसका आंसर पा जाते कि ए का 4 है, तो इस हिसाब से जो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। तो भारतीय मजदूर संघ जो है वो बीजेपी से ताल्लुक़ रखता है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन जो था, आईएनटीयू जिसको बोलते हैं, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन, उसका जो ताल्लुक है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से है। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है उसका जो ताल्लुक है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है। और एआईटीयूसी जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, उसका जो ताल्लुक है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कांग्रेस से है, सीपीआई कांग्रेस से है। तो अगर इस तरीके से आपको आइडिया होता कि कम से कम भारतीय मजदूर संघ जो है वो बीजेपी से जो है रिलेटेड है, तो भारतीय जनता पार्टी से, तो आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाते। तो ये सारे जो है क्वेश्चंस रहे पॉलिटी और आईआर के, भारतीय राज्य व्यवस्था से और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से, जो कि
क्या बोलते हैं, आराम से पीसीएस के एग्ज़ाम्स में 2022 के पूछे गए हैं। आप देख रहे होंगे कि बहुत ही टफ़ क्वेश्चन्स नहीं पूछे गए हैं, बहुत ठीक-ठाक क्वेश्चन पूछे गए हैं, और क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन का जो है आपको आइडिया होना चाहिए कि इस तरीके के क्वेश्चन्स आ रहे हैं एग्ज़ाम्स में। इससे आपको ये रहेगा, आपका टाइम बचेगा और आप ज़्यादा भटकेंगे नहीं कि किस तरीके की चीज़ों को आपको पढ़ना है। इसलिए प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभी ये 2022 का क्वेश्चन पेपर रहा, आगे हम 2021-2020 के भी क्वेश्चन्स को जो है उस पे भी जो है एनालिसिस करेंगे, उसको देखेंगे, आपको बताएँगे किस तरीके के जो है क्वेश्चन्स वहाँ पे पूछे गए हैं। और आप देख रहे होंगे कि टोटल ये जो क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि पॉलिटी और आईआर से रिलेटेड हैं, जिसमें 21 क्वेश्चन पॉलिटी के हैं और 3 क्वेश्चन आईआर के हैं। और 3 जो आईआर के हैं वो तो करंट के ही हैं तीनों क्वेश्चन, और पॉलिटी में जो क्वेश्चन है वो 3 या 4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेट करके पूछे गए हैं। बाकी जो क्वेश्चन है वो बेसिक ही हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़ा ठीक-ठाक से एक बार भी सही से लक्ष्मीकांत को पढ़ा होगा, तो आप बहुत आराम से कर पाएँगे। और आप इन सारे क्वेश्चंस को देखने के बाद जो है हमारे एमसीक्यू के जो क्वेश्चंस हैं उसको भी देखिए जा करके, एमसीक्यू सीरीज़ जो हमने ली है। तो आपको पता चलेगा कि कितने जो क्वेश्चंस हैं, काफ़ी क्वेश्चंस जो है मैच हैं। जो क्वेश्चन हमने कराए हैं वहाँ से ही क्वेश्चन डायरेक्ट वहाँ से लिए गए हैं, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन भी जो है किसी अच्छे एग्जाम से ही उठा करके हमने आपको एमसीक्यू सीरीज में जो है करवाया है। तो ये सारे जो है क्वेश्चंस रहे जो कि पीसीएस 2022 में पूछे गए हैं। तो आप जो है इस तरीके के क्वेश्चंस को करें, एक दो बार और देखें, इससे आपको आइडिया मिलेगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है और फैक्चुअल जो है कहाँ पे ज़्यादा पढ़ना है, कहाँ नहीं पढ़ना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज़ लाइक शेयर द वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माय चैनल पॉलिटी पढ़ो। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर जो है हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनके जो लिंक हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, ट्विटर के, इंस्टाग्राम के और लिंक्डइन के। तो आप किसी पे भी जो है हमसे जाके जुड़ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे आपको काफ़ी अच्छा जो है नॉलेज मिलता रहेगा और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और पॉलिटी जो है आपका स्ट्रांग हो पाएगा। तो वीडियो को ख़त्म करते हुए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माय चैनल पॉलिटी पढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।